अच्छा जी, मैं बात कर रहा था डिमांड और सप्लाई पर। तो मैंने बात स्टार्ट की थी कि डिमांड बेसिकली कंज्यूमर की साइड से आती है, सप्लाई बेसिकली सप्लायर के साइड से आती है। डिमांड कंज्यूमर की डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड पावर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो कंपोनेंट्स होंगे तो डिमांड बन जाएगी। सप्लाई के लिए जरूरी ये है कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास डिजायर हो कि उसने किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करना है और मार्केट में सप्लाई करना है, प्लस उसके पास मौजूद उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस है मुराद उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके और मार्केट में सप्लाई कर सके। तो ये दो चीजें ऐड होंगी तो सप्लाई बन जाएगी। डिमांड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल डिमांड कही जाती है, यानी ब्रॉडर टर्म है। इसी तरह सप्लाई भी ओवरऑल होती है, यानी इंडिविजुअल सप्लायर टोटल यानी अपनी इनकम के अंदर कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है। इसी तरह बायर जो है वो अपनी इनकम के अंदर कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है। ठीक है, डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसी तरह सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क होता है। ओवरऑल डिमांड फर्ज कर लो मेरी एबिलिटी टू डिमांड है 100 यूनिट्स की, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में मैं कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ, 15। तो 15 इज माई क्वांटिटी डिमांडेड आउट ऑफ माई टोटल डिमांड। तो इसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड भी, एबिलिटी टू सप्लाई है जनाबे वाला 5000 यूनिट्स की, लेकिन करंटली मैं 200 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई कर रहा हूँ, तो 200 इज माई क्वांटिटी सप्लाइड आउट ऑफ माई टोटल सप्लाई। तो किसी एक डिमांड कर्व के ऊपर किए जाने वाले यूनिट्स की डिमांड जो है उन्हें क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। किसी एक सप्लाई कर्व के ऊपर किए जाने वाले यूनिट्स की सप्लाई जो है उसे क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाता है। अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बायर, जैसा कि आप बेहतर समझते हैं कि बायर का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करके और कहना कि हाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो बायर जब भी मार्केट में जाता है वो चाहता है कि उसको कम से कम प्राइस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिले। तो ये जो बेसिकली एटीट्यूड है, इसको अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम प्राइस का मतलब है कि जब जब प्राइसेस गिरेंगे, ठीक है, कम से कम प्राइस का मतलब है जब प्राइस गिर जाएगी, कम हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा परचेज करने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जब प्राइस गिर जाती है वो मार्केट में यूनिट्स की डिमांड बढ़ा देता है, यानी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आ जाता है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जब प्राइस गिरेगी कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देगा, तो दोनों में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जब जब कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाए, हर कंज्यूमर उसको डिसप्रेफर करता है, ऐसी प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव है उसके कम यूनिट्स बाय करता है। आप एक बास्केट लेकर जाएं मार्केट में और उसमें अपनी फूड आइटम्स परचेज करने की कोशिश करें, यहाँ कंज्यूमेबल आइटम्स की लिस्ट एक उस बास्केट में डालें, तो आपको पता चलेगा कि जितनी लेस प्राइस्ड प्रोडक्ट्स होंगी उनको आप ज्यादा प्रेफर करके ज्यादा यूनिट्स बाय करके लाए होंगे उस बास्केट में। जो प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होंगी आपने हाई प्राइस की वजह से उनके कम यूनिट्स डिमांड किए होंगे और वो कम यूनिट्स की सूरत में आपकी बास्केट में मौजूद होंगी। तो ये बड़ा कैटेगोरिकल रिलेशन है कि जब जब प्राइस बढ़ती है कंज्यूमर यूनिट्स की डिमांड कम कर देता है, तो लिहाजा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट हमें जब देखते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है सप्लायर प्रोडक्ट के यूनिट्स ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि उसका इंसेंटिव उस पर इंक्रीज कर जाता है। और जब प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाए तो प्राइस के गिरने की वजह से सप्लायर को चूंकि इंसेंटिव कम नजर आता है, लॉस ज्यादा नजर आ रहा होता है प्रॉबेबली, तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं यूनिट्स कम से कम सप्लाई करूं, या उसका एक्चुअली मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम हो जाता है कम प्राइस के ऊपर। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो ज्यादा प्राइस के ऊपर सप्लायर का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करो।
कम प्राइस के ऊपर सप्लायर का ऑब्जेक्टिव होता है, चूंकि इंसेंटिव कम है, ज्यादा कम बेनिफिट नहीं मुझे मिल रहा, यानी कम बेनिफिट मिल रहा है, तो सप्लायर इतना ज्यादा बॉदर भी नहीं करता, वो कम यूनिट सप्लाई। आसान जुबान में जो बड़ा कस्टमर है, सप्लायर की कोशिश होती है उसको टारगेट करें। जो छोटा कस्टमर होता है, सप्लायर की कोशिश होती है यार इसको जरा डिले करो, लिंगर करो जरा। सो आसान जुबान में जब कम प्राइस हो जाएगी, इंसेंटिव कम होगा, वो ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा होता सप्लायर। जब प्राइस ज्यादा होती है, इंसेंटिव ज्यादा होता है, इंसेंटिव ज्यादा होने से सप्लायर भी एक्टिव हो जाता है और चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मार्केट में बिके। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट में बढ़ जाती है, प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, तो लिहाजा जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा जिसको हम डिमांड कर्व कहेंगे। अगर आप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान पाए जाने वाले पॉजिटिव रिलेशन को अगर ग्राफ पेपर की सूरत में ड्रॉ करो तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है, जो पॉजिटिव स्लोप्ड कर्व होगा, उस कर्व को बेसिकली क्या कहा जाता है? सप्लाई कर्व। तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के नेगेटिव रिलेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने से जो नेगेटिव स्लोप्ड कर्व बनता है उसका नाम डिमांड कर्व है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें तो जो पॉजिटिव स्लोप्ड कर्व बनता है उस कर्व का नाम सप्लाई कर्व है। अच्छा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां इंटरेक्ट करते हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक और नाम है मार्केट क्लियरिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने आपको डिमांड बताया, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस बताया, डिमांड कर्व बताया। सप्लाई के अंदर मैंने आपको सप्लाई बताया, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस बताया, और फिर इसी तरह सप्लाई कर्व बताया। अब मैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ चलता हूं, और इसके बाद फिर मैं आपको एक टेबल करवाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए अभी तक जो हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली जो आपने अभी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा है, दर हकीकत यही लॉ ऑफ डिमांड है। इट शोज एज प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, कंज्यूमर रिड्यूसेस और डिक्रीजेस द परचेजेस ऑफ सच गुड्स, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस देन कंज्यूमर इंक्रीजेस द परचेजेस ऑफ सच गुड्स। यानी जब प्राइस कम होगी कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करेगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर कम प्रोडक्ट्स बाय करेगा। However, the effect of other factors on demand remains constant। यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा है, अभी तो प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने की बात हो रही है ना, तो प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स बेसिकली क्या है? वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होंगे। तो इसको लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? जब प्राइस बढ़ जाए कंज्यूमर कम यूनिट्स डिमांड करे, जब प्राइस गिर जाए कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स डिमांड करे, और जबकि नॉन प्राइस फैक्टर्स का रोल क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इसको लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। जबकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आपने पढ़ा है, दर हकीकत वही लॉ ऑफ सप्लाई है, उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड हुई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाए, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर उस प्रोडक्ट के यूनिट्स की मार्केट में सप्लाई बढ़ा दे। जब प्राइस कम हो जाए, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर उस प्रोडक्ट के यूनिट्स की सप्लाई मार्केट में कम कर दे। जबकि प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, यानी हाउएवर द इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स कौन से? जो प्राइस के अलावा है। अदर फैक्टर्स ऑन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, फिर इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, वेदर कंडीशंस हैं, फैशन है, ये सब अदर फैक्टर्स में आता है जो प्राइस के अलावा है। ये सब फैक्टर्स का इफेक्ट जो है सप्लाई के ऊपर, जिसकी वजह से सप्लाई चेंज हो सकती है, वो कांस्टेंट रहे। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने का इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो हमने ये कहा लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? कि अगर प्राइस बढ़ जाए, प्रोडक्ट का सप्लायर इसके यूनिट्स की सप्लाई बढ़ा दे, जब प्राइस कम हो जाए
प्रोडक्ट का सप्लायर इस प्रोडक्ट के यूनिट्स की सप्लाई कम कर दे, लेकिन प्राइस के अलावा जो दीगर फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट सप्लाई पर कांस्टेंट रहे। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड में मैंने बताया कि जब प्राइस बढ़ जाए, कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के यूनिट्स की डिमांड कम कर दे, जब प्राइस कम हो जाए प्रोडक्ट के यूनिट्स की डिमांड कंज्यूमर बढ़ा दे, जबकि प्राइस के अलावा वो तमाम फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं उनका रोल या उनका इफेक्ट क्या हो जाए, कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं? कंज्यूमर की इनकम डिमांड को इफेक्ट कर सकती है। कंज्यूमर जैसे एक्सपेक्ट करता है कि यार कल प्राइस बढ़ जाएगी पेट्रोल की, आज ही टैंकी फुल करवा लो, तो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस कंज्यूमर की जो है वो एक नॉन प्राइस फैक्टर है। फिर इसी तरह नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वेदर कंडीशंस, फैशन, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। फिर इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसा कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री में होती है। मिसाल के तौर पे अक्सर आप रमजान करीम में देखते हैं पेप्सी और कोक वाले एक दूसरे को compete करने के लिए अपनी अपनी प्राइसेस एडजस्ट कर देते हैं। पेप्सी वालों ने स्लोगन निकाल दिया था कुछ अरसा पहले कि किसने कहा था पेप्सी 65 की कर दो। सो इस तरह की यानी ये कंपटीशंस हैं। तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। जब एक सप्लायर अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करता है तो बायर बेसिकली अट्रैक्ट होता है कि यार दोनों प्रोडक्ट्स ऑल्टरनेट है, ये सस्ती है, ये रिलेटिवली हाई प्राइस पे है, तो कंज्यूमर की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लेस प्राइस प्रोडक्ट मूव कर जाती है। सो बेसिकली ये टैक्टिक्स होते हैं ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाए अपनी प्रोडक्ट की तरफ। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी नॉन प्राइस फैक्टर में आता है। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई तक की डेफिनेशंस क्लियर करने के बाद अब मैं जरा पेज नंबर 2 पर जा रहा हूं। तो पेज नंबर 2 पर मैंने एक छोटा सा टेबल आपके लिए रखा हुआ है। इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस। अब ये आपके सामने एक छोटा सा टेबल है। ये एक्सरसाइज मैं एक्सेल शीट में आपके लिए करता हूं ताकि साथ साथ आपको डिमांड कर्व ड्रॉ करके दिखाऊं, सप्लाई कर्व ड्रॉ करके दिखाऊं और फिर इनकी आपस में इंटरेक्शन भी आपको दिखाऊं। तो मैं आपके साथ अपनी एक्सेल शीट शेयर करता हूं ताकि मैं आपके सामने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकूं। अच्छा जी, ये पॉइंट्स मैंने बना लिए जिनको आप कॉम्बिनेशंस कह लें, ए बी सी डी एंड ई की सूरत में। क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन क्या है जी? क्यू डी इक्वल्स 50 माइनस 5p। ये कैसे पता चला? ये डॉक्यूमेंट में गिवन है और ये जनरल फॉर्म है डिमांड इक्वेशन की। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड है, इसकी इक्वेशन क्या है जी? क्यू एस इक्वल्स -10 प्लस 15p। ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्या है? जनरल फॉर्म है a माइनस बी इंटू प्राइस, और ये क्या है? माइनस सी प्लस डी इंटू प्राइस। यानी क्यू डी की इक्वेशन में आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा जनरल फॉर्म इसकी, a माइनस बी इंटू प्राइस और क्यू एस जी इक्वल्स माइनस सी प्लस डी इंटू प्राइस। अच्छा जी, ये खुद ही स्मॉल डी है जी, इसी तरह ये स्मॉल बी है, ये बार बार खुद ही एडजस्ट हो रहा है। तो ये इक्वेशंस जो है ना आपके सामने इस फॉर्म पे बनी हुई है। अच्छा जी, अब अगर मेरे पास प्राइस की डिफरेंट वैल्यूज हों तो मैं बड़े आसानी से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के यूनिट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर सपोज कर ले मैं प्राइस की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूं, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। ये 1 से 5 तक प्राइसेस मैंने सेट की। अब आप इसमें इंफॉर्मेशन सब्सटीट्यूट करते जाएं, इक्वल्स 50 प्लस सॉरी -5 इंटू प्राइस है जी 1, तो आंसर क्या आ गया जी? 45। ठीक है जी। इसी तरह इक्वल्स 50 -5 इंटू प्राइस की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दिए, 40। ठीक है जी, एंड सो ऑन।
जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 45, 40, 35, 30, 25। इसी तरह सप्लाई के लिए क्या लिखा जी, -10 प्लस 15 इंटू 1। प्राइस की जगह 1 आ गया जी, आंसर क्या आ गया जी 5। ठीक है, उसके बाद -10 प्लस 15 इंटू 2, 20 आ गया, एंड सो ऑन। तो फिर 5, 20, 35, 50, 65 ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई। ठीक हो गई बात। अब ये जी अगला कॉलम मैंने जनरेट किया जी, स्टेटस ऑफ द मार्केट इक्वल्स QS माइनस QD। QS की वैल्यू कितनी है 5, माइनस QD की वैल्यू कितनी है 45। कब, जब प्राइस 1 है। ठीक है जी, -40 आंसर आ गया, फिर -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40। ठीक होगी बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि QS कितने यूनिट शॉर्ट है जी, 40 यूनिट शॉर्ट है जब प्राइस 1 है। जब प्राइस 2 हुई कितने यूनिट्स डिमांड के कंपैरेटिवली शॉर्ट हो गई, 20 यूनिट्स। तीसरा, जब प्राइस 3 हुई तब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद क्या हुआ जी, जब प्राइस 4 हुई कितने यूनिट्स एक्सेस हो गए मार्केट में सप्लाई के, 20। जब प्राइस हो गई जी 5, कितने यूनिट्स मार्केट में एक्स्ट्रा आ गए, 40। तो आपने देखा कि जब जब प्राइस बढ़ रही है, पहले तो यहाँ से देखें, प्राइस 1 से लेकर 5 तक बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड के यूनिट्स देखें 45 है, पहले कम प्राइस पे ज्यादा है, फिर जैसे थोड़ी सी प्राइस बढ़ी यूनिट्स की डिमांड कम हो गई, फिर मजीद बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर कम, फिर कम। सो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है यूनिट्स की डिमांड गिरती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रही है सप्लाई की यूनिट्स जो है मार्केट में ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई को कंपेयर किया हमने नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 के अंदर। इसके अंदर आप गौर से देख सकते हैं कि जब प्राइस 1 है तो मार्केट में कितने यूनिट शॉर्ट है सप्लाई के। तो ये बेसिकली मैं इसको क्या बोलूंगा, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगी कहां पर, जब प्राइस 1 है। कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है जी, यहां मैं साथ मेंशन कर देता हूं, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ 40 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 1। ठीक होगी बात। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है 40 यूनिट्स की जब प्राइस 1 है। इसी तरह शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है कितने यूनिट्स की जी, 20 यूनिट्स की जब प्राइस 2 है। यहां पर क्या है जी, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों आपस में इक्वल है। सो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे जी, इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। ठीक है जी, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के यूनिट्स आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा, यहाँ पे क्या सिचुएशन है जी, यहाँ पर सप्लाई एक्सेसिव है, तो इस यहाँ बोलेंगे सरप्लस ऑफ सप्लाई। कितने यूनिट्स के सरप्लस है जी, 20 यूनिट्स का सरप्लस है। ठीक होगी बात। बाद में क्या है जी, बाद में भी सरप्लस है लेकिन कितना यूनिट्स का, 40 यूनिट का। ठीक होगी बात। यानी सरप्लस क्या होता है, सप्लाई का एक्सेसिव होना, शॉर्टेज का मतलब क्या है, सप्लाई का कम होना, किसके मुकाबले में, डिमांड के मुकाबले में। तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई जब होगी वो किसके मुकाबले में है, दर हकीकत डिमांड के मुकाबले में। कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है जी, 40 यूनिट की जब प्राइस 1 है। जब प्राइस 2 है वहां पर कितने यूनिट्स की शॉर्टेज है जी, 20 यूनिट्स की। जब प्राइस 3 है वहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट व्हेन प्राइस इज 3। जब प्राइस 3 है वहां मार्केट में इक्विलिब्रियम आ गया।
जब प्राइस 4 है वहां सरप्लस यानी एक्सेसिव यूनिट्स मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं, वो कितने 20, और जब प्राइस 5 हो जाए तो कितने यूनिट्स मार्केट में सप्लाई होते हैं जी 40। ये हमारे पास मार्केट की सिचुएशन है, स्टेटस है मार्केट का। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट करो, तो आप आसानी इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, यानी डिमांड कर्व आपको बनाने के लिए कह दिया जाए तो बआसानी आप ये देखें डिमांड आपका डिमांड कर्व बन गया। ठीक है जी, इसको यहाँ पे हम टाइटल कर देते हैं जी डिमांड डिमांड कर्व। ठीक हो गई बात, इसको यहाँ से इलिमिनेट कर देते हैं, इस पे हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा जी, ऐड डाटा लेबल्स, ठीक होगी बात, इसको ये ले जी। अब ये देखें, जब प्राइस 1 है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है जी 45, जब प्राइस 2 है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है जी 40, जब प्राइस 3 है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है जी 35, जब प्राइस 4 है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है जी 30, और जब प्राइस 5 है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है जी 25। अच्छा, एक चीज का खास ख्याल रखना है कि यहाँ हमारे पास अलोंग दी एक्स एक्सिस प्राइस प्लॉट हुई हुई है, अलोंग दी वाई एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट हुई है। ऐसा नहीं करना हमने, हमने दर हकीकत क्या करना है, हमने इसको एडिट करना है। अलोंग दी एक्स एक्सिस हमें चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड के यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड प्लॉट करनी है, और प्राइस हमेशा हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, वहाँ सप्लाई हो वहाँ डिमांड हो, दोनों सूरतों में प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट होगी। तो अब आप देख सकते हैं डिमांड और सप्लाई बआसानी आपके सामने विजिबल है। ठीक है, तो जब प्राइस 5 है क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा ये एक्स और वाई यानी इस तरह लिखते हैं ना एक्स कोमा वाई, तो एक्स में इन्होंने चूंकि हमने डिमांड प्लॉट की है तो एक्स पे इसने पहले क्वांटिटी डिमांडेड के 25 यूनिट्स बता रहा है उस वक्त जब प्राइस कितनी है जी 5। अच्छा, अब यहां से हम स्टार्ट ले लेते हैं, जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है जी 45, फिर इसी तरह जब प्राइस 2 है फिर डिमांड कितनी है जी 40, फिर जब प्राइस 3 है डिमांड 35, प्राइस 4 है डिमांड 30, फिर प्राइस 5 है डिमांड 25। ये हमारे पास डिमांड कब आ गया। अभी मैं इसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, मेरे पास हार्डली और 5-7 मिनट है। आप इसी तरह प्राइस को और क्वांटिटी सप्लाई को जब प्लॉट करेंगे तो आपके पास सप्लाई कर्व आ जाएगा। ये देखिए, ये क्वांटिटी सप्लाई आपके सामने आ गई। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको टाइटल को सप्लाई कर्व लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के रिलेशन को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरा सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, इसको यहाँ से मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि अलोंग दी एक्स एक्सिस मेरे पास प्राइस प्लॉट हुई हुई है, मुझे अलोंग दी एक्स एक्सिस प्राइस नहीं रिक्वायर्ड, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस सप्लाई कर्व को एडिट करता हूँ। यहाँ से अलोंग दी एक्स एक्सिस मुझे सप्लाई के यूनिट्स रिक्वायर्ड है, तो मैंने सप्लाई के यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया। अलोंग दी वाई एक्सिस मुझे प्राइस रिक्वायर्ड है, तो ये मैंने वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस प्लॉट कर दिया। ओके किया तो ये मेरे पास कर्व बन गया। अब इसको मैं लेबल कर देता हूँ, ऐड डेटा लेबल्स, फॉर्मेट डेटा लेबल्स, इसके साथ एक्स भी ऐड कर लेते हैं, इसको बिलो करके देखते हैं या अबव करके, अबव। ठीक है, ठीक है जी, इसके फॉन्ट को सेट कर देते हैं, ले जी। जब प्राइस 1 है मार्केट में 5 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, जब प्राइस 2 है 20 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, जब प्राइस 3 है 35 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, 4 प्राइस पे 50 और 5 प्राइस पे 65।
तो अब मैंने इसके बाद आपसे क्या कहा, मार्केट सिचुएशन आपको दिखाई। तीसरी लेयर में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, इन मार्केट लेयर आपसे शेयर की। यानी क्या किया, अब देखें, ये प्राइस हो गई, डिमांड हो गई, और ये सप्लाई हो गई। ठीक है, अब मैं इनके तीनों को इकट्ठा ग्राफ करके दिखाता हूं आपको। अब ये देखिए, अच्छा, इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि अलोंग दी वाई एक्सिस आपको वैल्यू 0, 20, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी ये क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई अलोंग दी वाई एक्सिस प्लॉट हो गया, अलोंग दी एक्स एक्सिस प्राइसेस प्लॉट हुई है। तो सबसे पहले मैं ये सप्लाई कर्व को पिक करता हूँ, यहाँ से इसको मैं सेट करता हूँ। ये क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, एडेड क्वांटिटी सप्लाई के अलोंग दी एक्स एक्सिस मुझे क्या चाहिए, सप्लाई के यूनिट्स। अलोंग दी वाई एक्सिस मुझे क्या चाहिए, प्राइस के यूनिट्स। ओके हो गया जी। इसी तरह डिमांड को एडिट करते हैं जी। डिमांड के अलोंग दी एक्स एक्सेस हमें डिमांड के यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं जी, अलोंग दी वाई एक्सेस हमें प्राइस रिक्वायर्ड। ओके, अब ये हमारे पास ग्राफ ओके हो गया। ठीक है जी, अब आप आ जाएं इस ग्राफ की तरफ। यहाँ मैं ऐड लेबल कर देता हूँ। अच्छा जी, डिमांड के केस में हमें 1, 45, 2, 40, 3, 35, 4, 30 और 5, 25 वाली स्टोरी नज़र आ रही है, जो कि आप इसमें देख ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद सप्लाई के केस में देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अच्छा जी, सप्लाई की ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं जी। अच्छा, ये है डिमांड की वैल्यू, डिमांड की वैल्यू ये वाली थोड़ी सी इधर कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। अच्छा जी, अब आप बआसानी ये ग्राफ देख सकते हैं। नहीं जी, ये वैल्यूज आप बआसानी देख सकते हैं। आ, जब प्राइस 1 है वहां पर क्वांटिटी सप्लाइड 5 है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है जी, 45। जब प्राइस 2 है, क्वांटिटी सप्लाइड 20 है, लेकिन डिमांड कितनी है जी, 40। जब प्राइस 3 है वहां पे डिमांड कितनी है जी, 35, और 35 ही सप्लाई है। जब प्राइस हो गई 4, डिमांड हो गई 30, सप्लाई हो गई 50। जब प्राइस हो गई जी 5, वहां पर डिमांड हो गई 25, जबकि सप्लाई हो गई 65। ठीक है जी, ये सिचुएशन आपके सामने कहां पर आ गई, यही वाली। जब प्राइस 1 है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई कितनी है जी, यानी वो कौन सा एरिया है,
एक प्राइस पे ये नीचे वाला, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्राइस 1 पर ये पॉइंट्स बन रहे हैं, ये सॉरी यहाँ मैं पॉइंट्स 1 पर, यार ये देखें आप, ब्लू शेडेड एरिया बन रहा है आपके पास बॉक्स में, ठीक है जी। जबकि प्राइस 2 पर भी यही सूरत हाल है, प्राइस 2 पर डिमांड है जी 40, जबकि सप्लाई कितनी है जी 20। ये दोनों ब्लू शेडेड एरियाज जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब प्राइस 1 एंड 2 है, मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज है, पहले 40 यूनिट की शॉर्टेज है, फिर 20 यूनिट की शॉर्टेज है। ये मैंने आपको एक्सेल शीट के अंदर ब्लू शेड के साथ यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है। ये येलो शेड है जी जहाँ इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ये दो मैंने ऑरेंज शेड के साथ रिप्रेजेंट कर दिए, और वो ये सिचुएशन है। ठीक है जी, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है जी। शॉर्टेज वाली कौन सी सिचुएशन है जी, ब्लू शेडेड वाली वैल्यूज है, येलो वाली क्या बता रही है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो ऑरेंज शेडेड इंफॉर्मेशन है ये दोनों बता रही हैं यहाँ पर सरप्लस है, किसकी, सप्लाई की। पहले जब प्राइस 4 है वहाँ 20 यूनिट की सरप्लस है, और जब प्राइस 5 है वहाँ 40 यूनिट की सरप्लस है, ठीक है जी। ये मेरा सप्लाई डिमांड से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके सामने। अब मैं वापस आपको एक्सेल शीट से लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर दूँ। डिमांड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के नेगेटिव रिलेशन से जो ग्राफ बना है उसको डिमांड कर्व कह रहे हैं। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन से जो पॉजिटिव स्लोप कर्व बना है उसे सप्लाई कर्व कह रहे हैं। दोनों की इंटरेक्शन जहां पे हो रही है उसे मार्केट कह रहे हैं, लेकिन जहां इंटरसेक्शन टेक प्लेस कर रही है उस पॉइंट का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसको एक और नाम दिया जाता है मार्केट क्लियरिंग पॉइंट। क्लियर यानी मार्केट क्लियर होगी, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वेट कर गए, इक्वल हो गए। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 3 से प्राइस बढ़ के 4 या 5 हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस से जब प्राइस अबव होगी हमेशा मार्केट में क्या होगा, यानी 3 से प्राइस बढ़ेगी 4-5 पे जाएगी तो हमेशा मार्केट में सरप्लस आएगा। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से 3 प्राइस से हम प्राइस कम कर दें मार्केट में, यानी 2-1 कर दें, तो जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी तो हमेशा मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस बढ़ने का मतलब है मार्केट में सरप्लस ऑफ सप्लाई होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस के कम होने का मतलब है हमेशा मार्केट में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो यूं ये मार्केट एनवायरनमेंट हमें समझ आता है। अब मैं वापस वर्ड अपनी पीडीएफ फाइल पर जाता हूं। पीडीएफ फाइल पर जैसे ही मैं आया तो अब आप ये यहाँ से रीड कर सकते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन, ये प्राइसेस हैं, ये वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये आपके सामने इंफॉर्मेशन मेंशनड है। स्टेटस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम क्या जी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगी, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट है जी, सरप्लस ऑफ सप्लाई होगी। ये टेबल आपको मैंने एक्सेल पर ड्रॉ करके दिखाया अलोंग विद द ग्राफ्स, ठीक है जी। अब आप जरा ये डिमांड, ठीक है, फिर रिलेशनशिप, डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से सप्लाई, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई कर्व एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अब मैं आगे चलूंगा, अगली क्लास के अंदर जो डिस्कशन होगी इट शुड बी अबाउट प्राइस फैक्टर्स एंड नॉन प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्राइस एंड सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड एंड सॉरी प्राइस एंड नॉन प्राइस फैक्टर्स ऑफ डिमांड, प्राइस एंड नॉन प्राइस फैक्टर्स ऑफ सप्लाई पर इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कशन होगी।
थैंक यू वेरी मच जी। आज के लेक्चर में जितनी डिस्कशन हुई इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, ताकि इसको डिस्कस करके फॉरन लेक्चर को वाइंड अप किया जाए, बिकॉज आई हैव ओनली 1 मिनट फॉर दिस क्लास। जी अबू अरबाज राव। सर क्वेश्चन ये है कि जब आप कह रहे हैं कि प्राइस जो है, जी जी सर, सर क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि जब प्राइस जैसे